कि आपने कहा कि बिहार के हर परिवार में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, और सरकारी नौकरी आपने की। कह रहे हैं कि ये बिहार के लोगों के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। आई हैव माय मास्टर प्लान। वो सही है, लेकिन मुख्य सवाल को आप डक कर रहे हैं। आप वही ना भाई, पैसा कहाँ से आएगा? दो चीज है। नहीं तेजस्वी जी, दो सवाल है। एक डेटा है कि बिहार में आपके पास डेटा, मेरे पास भी डेटा, कितने लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हाँ, लोग पीजी। आप समझ गए कि मैं पूछने वाला हूं, पहले बोलने लगे। जो आपके विरोधी हैं बीजेपी वाले, वो कहते हैं जैसे मुहावरा है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्योंकि तेजस्वी जी को पता है कि उनकी सरकार आएगी नहीं, इसलिए वो इतना बड़ा वादा कर रहे हैं जिस वादे से उनको जितना भी चुनावी फायदा हो जाए, उसके बाद कौन पूछ रहा है। ये होकर के रहेगा। कागज एक लाओ, तेजस्वी जी लिख के देंगे। कागज कलम लाना, प्लेन कागज नहीं, हम साइन भी करके देंगे। हाँ। आपकी चिंता को हम दूर करेंगे, बिहार को चिंता मुक्त करेंगे, यानी सीएम बनाएंगे बिहार के 14 करोड़ लोग। तो आप तेजस्वी जी लिख कर दे रहे हैं। ये तेजस्वी जी ने लिख कर दिया है कि पढ़ के सुना दूं? पढ़ दीजिए तेजस्वी, आप ही पढ़ दीजिए। आप भी पढ़ सकते। हाँ। व्हाटएवर है। कहते हैं सिर्फ ये कहना तेजस्वी यादव जी के लिए बाकी रह गया कि बिहार की हर जनता को, हर आदमी को 2 BHK 3 BHK फ्लैट पटना और सुगना मोड़ में दे देंगे, बाकी सब कह चुके। मुकेश सहनी जो मल्लाह जो उनकी जाति है, जिसके 2.5% लोग हैं, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इंक्लूडिंग ये MIM के लोग लिख रहे हैं कि जिनकी आबादी 17% है, वो क्या दरी उठाएंगे, मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं डिप्टी सीएम घोषित। इसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि भाई और भी उप मुख्यमंत्री होंगे अलग अलग कम्युनिटी। तो उसी मन से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाना चाहिए। हम लोग अभी किशनगंज में आपने कहा सभा में तेजस्वी जी कि अगर आपकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। हम लोग लागू नहीं होने देंगे। कैसे? तो संसद से पारित है, कैसे? इस बार क्या ओवैसी फैक्टर फिर से तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल और मुसीबत बने? ओनली महागठबंधन। कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट है आरजेडी कांग्रेस या सीटों पे है हम लोगों की आरजेडी। तो ये कैसा स्ट्रेटजी है कि वीआईपी के साथ है, एक आध सीटों पे। तो ये कैसी स्ट्रेटजी हो सकती है कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं गठबंधन, महागठबंधन के दल ही आपस में? ये स्ट्रेटजी कैसी हो सकती है? चीजें बताएं। बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ से उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के, और उनके सामने आपकी पार्टी के सिटिंग MLA हैं, और आप जहां राघोपुर से उम्मीदवार हैं वहां उनके उम्मीदवार हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? जनता मालिक है, लेट द पीपल डिसाइड। तो भाई भी बट गए, बहन भी बट गए। मीसा भारती आपके साथ हैं और रोहिणी आचार्य उनके साथ हैं। बीजेपी कहती है कि भाई बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, बिजली है, बहुत कुछ बिहार में 20 साल में डेवलपमेंट हुआ। 15 साल में क्या हुआ? जब लालू यादव थे, आपकी माता राबड़ी देवी थी, तो तब भी 15 साल में नहीं हुआ। तो 15 साल की बात करते नहीं है, 20 साल में। आपको एक बार कोई पेरिस और लंदन लालू जी को नहीं मिला था। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी रैलियां अब होगी, हर रैली में टारगेट पर तेजस्वी यादव होंगे, और होने भी लगे। जैसे अभी उन्होंने जो 3 दिन पहले जो उनका भाषण हुआ, उसमें 2 जगह उन्होंने भाषण में 35 बार प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज का जिक्र किया। तेजस्वी जी, आप पर जंगल राज का वो ठप्पा है जो आपके पिता लालू प्रसाद यादव जी, आपकी माता राबड़ी देवी जी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, और वो बैगेज, वो ठप्पा आपसे हट नहीं पाता है। वो आपकी बहुत बड़ी मुसीबत हर चुनाव में। प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में जो लगातार टारगेट किया जाएगा, जो अभी अमित शाह कह गए, मोदी जी कह गए कि रंगदारी, फिरौती, डकैती, हत्या, इन सब के लिए जिम्मेदार वो सरकार थी, और उसी तरह की सरकार आई। ये इस डर से जनता को निकालेंगे या निकाल पा रहे हैं, ये लगता है आपको? नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वादों की बहार है, बारिश है, और ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी, हर नेता, हर गठबंधन बिहार के मतदाताओं पर इतना मेहरबान है कि वादों का पिटारा खोल रहा है। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ने लगे हैं, जमीन पर गाड़ियों का काफिला है। 243 सीटों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार
चुनाव मैदान में है और इन सब के बीच दो गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता जिनकी उम्र तो 35 साल है, लेकिन कम उम्र में उन्होंने सियासी बुलंदी पाई, 2 बार डिप्टी सीएम बने, फिलहाल नेता विपक्ष है, माता पिता की लंबी विरासत है, दोनों मुख्यमंत्री रहे और इस बार वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। न सिर्फ दावेदार हैं बल्कि महागठबंधन के घोषित उम्मीदवार हैं। लेकिन उनका मुकाबला बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार से है और देश की सत्ता पर काबिज मोदी और अमित शाह की जोड़ी से है। एक तरफ मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेता, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और इन सब के बीच मुकाबले में जो शख्स हैं, मैंने कहा उम्र उनकी 35 साल, तेजस्वी यादव। बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद, 2 महीने की अंदरूनी खींचतान के बाद आखिरकार आपका नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर दिया गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। तो बधाई हो आपको। शुक्रिया आपको। लेकिन इसके लिए बहुत जद्दोजहद, बहुत कश्मकश, खींचतान बहुत हुई। अब लोगों ने जैसा दिखाया है वैसा है नहीं, कोई खींचतान नहीं। उस समय भी हम लोग अस्वस्थ थे और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि इसको लेकर के हम लोगों के यहाँ किसी को कन्फ्यूजन है ही नहीं। हम लोग यात्रा पे गए, यात्रा के बाद हमारा जो बाकी का जो जिला जो छूट गया था, फिर हम दोबारा जो है यात्रा पे गए। उसके बाद चुनाव जो है अनाउंस हुआ, उसके बाद हम लोग बैठे, जो सीट शेयरिंग का जो मामला था वो हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। अब जाहिर सी बात है, अब 6-7 पार्टियां हैं, 8 पार्टियां हैं, तो सबका अपना हक बनता है, अपना डिमांड्स होता है। तो ये चुटकी में तो सुलझने वाला है नहीं कि चुटकी बजाएं। लेकिन बहुत खींचतान हुई, आप ना माने। आप दूसरे खेल में देखें ना, वहाँ तो सीटें बदल दी गई, सीटें लेकर के अनाउंस होने के बाद लेकर के फिर उसका ये सीट वहाँ गया, उसका सीट वहाँ गया। और अभी भी कम से कम हम तो घोषित उम्मीदवार हैं। एनडीए में घोषित उम्मीदवार कौन है? आज अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बाद में क्या होगा विधायक नहीं, उन्होंने बाद में विधायक तय करेंगे, मतलब क्या है विधायक तय करेंगे? ऐसा तो कोई नई गठबंधन तो है नहीं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की। लगातार जो है भाजपा के साथ मिलकर के इन लोगों ने, नीतीश जी ने चुनाव लड़ा और हमेशा हर चुनाव में उनका नाम जो है घोषणा जो है उनके नाम की गई। आखिर इस चुनाव में क्यों नहीं की गई? और अमित शाह जी तो खुल करके कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक दल जो है वो चुनेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। यानी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी घोषित मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं, नेतृत्व में चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन घोषित मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं। अच्छा, उधर तो नीतीश कुमार शायद अस्वस्थ हैं मानसिक तौर पर। आप भी बहुत कुछ चाचा के लिए बोलते रहते हैं, क्या चेत हैं, तो हो सकता है वो उस तरह से एसर्ट न कर पा रहे हो। लेकिन तेजस्वी यादव ने 2 महीने बहुत एसर्ट किया इसके लिए। जैसे वोटर अधिकार यात्रा में आप लोग साथ घूमे, मैं भी बहुत देखता रहा, साथ घूमे। उस दौर में भी एक बार राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, मेरे ख्याल से अररिया में या कहीं, कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी क्यों नहीं, उस सवाल को उन्होंने डक किया। तो आप ना कहें कि कुछ हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ खींचतान तो चल रही थी। नहीं, ऐसा देखिए, नाम को लेके कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। देखिए, नई पार्टियां आई हैं महागठबंधन में, तो कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा ना। इतनी देर क्यों लग गई तेजस्वी? टाइम लगता है भाई। आरा में आखिरी बार आपने रैली में कह दिया था कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए, तो आपने खुद कह दिया राहुल गांधी की मौजूदगी। अच्छा, इसमें देरी हो जल्दी हो, मामला तो सॉर्ट आउट हो गया। अब तो हम लोग चुनाव मैदान में हैं और चुनाव मैदान में हमारे पास विजन है, हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास रोड मैप है कि हम बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। हम बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे। और इससे पहले भी हमने घोषणाएं की थी, चाहे बिजली फ्री का हो, पेंशन बढ़ाने का हो, माई बहन मान योजना का हो। इस सरकार में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनका क्या विजन है? वो चुनाव रैलियां कर रहे हैं। एक बार भी बताया कि बिहार की बेरोजगारी को, बिहार की गरीबी को, बिहार के पलायन, महंगाई से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? वो क्या विजन है?
बल्कि अमित शाह जी ने तो ये कह दिया कि भाई यहाँ कारखाने उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। केवल लालू जी, तेजस्वी को गाली देना, आप एक एक वाक्य, एक एक शब्द प्रधानमंत्री जी का आप देखिए, केवल नकारात्मक शब्द का चयन, कहना क्या चाह रहे हैं, नेगेटिव बातें, नकारात्मकता पूरे चुनाव में ला रहे हैं। एक भी शब्द उनका बिहार के लिए फलदायी नहीं है। आखिर जो घोषणा हमने की उसी के काट में इन्होंने 125 यूनिट फ्री में बिजली चुनाव से पहले, नोटिफिकेशन से पहले लागू किया। पेंशन 1100 इन्होंने किया, जो हम 1500 कह रहे थे। माई बहन मान योजना का काट में ये लोग 10,000 का एक रिश्वत के तौर पे एक नया योजना लेकर के आए महिलाओं के लिए। तो इनके पास तो अपना विजन ही नहीं है, ये तो नकल कर रहे हैं हमारा। अच्छा, उस विजन पर आपने सही बात कही, उस पर हम आते हैं। उस पर बहुत सारे सवाल है, क्योंकि आपने भी बहुत सारी घोषणाएं की। लेकिन एक दो सवाल और हैं, चूंकि आपकी मुख्यमंत्री की दावेदारी की जब घोषणा जिस मद से हुई, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा, अशोक गहलोत भी मौजूद थे, तो आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का दावेदार, उन्होंने कहा और हो सकते हैं डिप्टी सीएम। तो एक सवाल अचानक उठने लगा कि भाई मुकेश सहनी जो मल्लाह जो उनकी जाति है, जिसके 2.5% लोग हैं, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इंक्लूडिंग ये MIM के लोग लिख रहे हैं कि जिनकी आबादी 17% है, वो क्या दरी उठाएंगे, मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं डिप्टी सीएम घोषित? ये सब ट्रोलर्स जो हैं भाजपा के ट्रोलर्स हैं, और भाजपा इनके पक्ष में बात कर रही है। ये अद्भुत नहीं लग रहा आपको? जिनको भाजपा घुसपैठिया कहती है, जिनको पाकिस्तान जाने की बात करती है, तो ये भाजपा की जो चिंता है, इस चिंता को भी 1-2 दिन में हम लोग दूर कर देंगे। मतलब आप लोग कोई मुसलमानों की तरफ से वो अनाउंस हो जाएगा ना। आप कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम का फेस? आप थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और जो भाजपा की जो चिंता है, जो उनकी ट्रोलर्स की जो चिंता है, इसकी जो उनकी चिंता है उसको दूर कर दिया जाएगा। उसमें कहीं नहीं, उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि भाई और भी उप मुख्यमंत्री होंगे अलग अलग कम्युनिटी तो के। उसी मन से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाना चाहिए। वो हम लोग का फैसला है, हम लोग कब करेंगे नहीं करेंगे हम लोग जानते हैं। किसी के कहने से अगर आप चलने लगे तो आपके पैर का क्या काम है? हमारा पैर है, हम अपने पैर से चलेंगे, किसी और के पैर से थोड़ी लेकर के हम चलेंगे। तो आप ये कह रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों की बात है, चिंता को दूर कर दी जाएगी। और ये बातें क्यों कही जा रही है, सब हम लोग जानते हैं। तो हमको इस विषय में हम लोग एकदम क्लियर हैं। लेकिन वही भाजपा, अति पिछड़ा समाज के अगर बेटा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अनाउंस होता है तो क्या पीड़ा है भाई? भाजपा को क्यों तकलीफ होने लगा अति पिछड़ा समाज से? ये पीड़ा क्यों हो रही है? नहीं, बात ये हो रही है कि मुकेश सहनी लगातार, चूंकि डिप्टी सीएम पद की दावेदारी और मेरे नाम की घोषणा हो और मैं उसका उम्मीदवार घोषित हूं, उसके लिए Where do you see इसमें की प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं। इसमें तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ तेजस्वी जी कि देखिए, चुनाव की घोषणा होने के बाद 10 दिन तक इस पर जद्दोजहद, कश्मकश, खचपच होती रही, और आखिरी दिन जो नामांकन का था पहले दौर के, उस दिन तक सीट एडजस्टमेंट को लेकर होता रहा कि आरजेडी और कांग्रेस कुछ पर फ्रेंडली फाइट, कुछ पर कांग्रेस और वीआईपी फ्रेंडली फाइट। झारखंड में हम लोग फ्रेंडली फाइट लड़े थे, कश्मीर में भी लड़े थे और जीते दोनों। तो मेरे ख्याल से दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। आप कह सकते हैं कुछ सीटों पे हम लोगों की बनी है, तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। तो अभी कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट है आरजेडी कांग्रेस? 5-6 सीटों पे है हम लोगों की आरजेडी की। तो ये कैसा स्ट्रेटजी है? 1-2 पे वीआईपी के साथ है, 1-8 सीटों पे। तो ये कैसी स्ट्रेटजी हो सकती है कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं गठबंधन, महागठबंधन के दल ही आपस में? ये स्ट्रेटजी कैसी हो सकती है? बताने की चीज़ें नहीं होती, ये हमारा अपना इंटरनल स्ट्रैटेजी है, हम लोग कर रहे हैं। चलिए, अब आते हैं हम उस पर जो आपने कहा कि बीजेपी ने बहुत सारे दावे किए हैं, नीतीश कुमार ने बहुत सारी घोषणाएं की लगातार, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपया महीना देने से घोषणा नहीं की है, हाँ, ट्रांसफर कर दिया सीधे। उन्होंने योजनाएं ले आया गया चुनाव से पहले।
वो एक रिश्वत के तौर पे। जिस दिन चुनाव का ऐलान था क्योंकि उस दिन माई भी बहन 10,000 मान योजना हमने ऐलान किया और लगातार महिलाओं से हम इंटरेक्ट कर रहे थे, महिलाओं की समस्याओं को उजागर कर रहे थे, तो घबराहट में, हड़बड़ी में ये योजना जो है लाया गया और एक उधार के तौर पे दिया जा रहा है। आप बताइए अंजुम साहब, 10,000 में कौन सा व्यवसाय गांव की ग्रामीण महिलाएं कर सकती हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि 10,000 में आप कर पाए तो 6 महीने बाद 2 लाख और देंगे महिलाओं को। 2 लाख कहाँ से देंगे? बैंक से देंगे? बैंक से देंगे ना, कहाँ से लाएंगे? यानी ये उधार है, ये वसूला जाएगा। और एक 10,000 दिया गया ठीक चुनाव से पहले, ये रिश्वत है। ये देखिए, बिहार की जनता सामाजिक राजनीतिक रूप से समझदार है, अवेयर है, जागरूक लोग हैं और ये बातें समझ रहे हैं कि जो 20 साल से पेंशन 400 से 1 पैसा नहीं बढ़ाया, तेजस्वी के कहने के बाद वो 400 से 1100 हो गया। जो नीतीश कुमार जी विधानसभा में खड़े होकर बोलते थे, आप वो वीडियो ज़रूर चलाइएगा, कि बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, उनको 125 यूनिट देना पड़ रहा है। हम लोगों ने माई बहन मान योजना का घोषणा किया। एक महंगाई को देखते हुए जो महिलाएं घर चलाती हैं, जो अपने पसंद का साड़ी नहीं खरीद पाती, खा नहीं पाती, घर में कोई परिवार में एक बीमार हो जाए तो बजट बिगड़ जाता है, उनके पति बेटे दूसरे राज्य जाते हैं कमाने, पूरा घर इन महिलाओं को देखना पड़ता है, पढ़ाने से लेकर के हर एक जिम्मेवारी इनको निभानी पड़ती है। इसलिए ये आर्थिक न्याय के तौर पे, एक सहयोग के तौर पे हम लोगों ने माई बहन मान योजना घोषणा की। हम लोगों ने की 2500 रुपया महीने, 30,000 रुपया सालाना, 5 साल का 1.5 लाख रुपया। तो इसको देखते हुए ये सब जो है नीतीश जी ने किया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट रूलिंग, आप 20 साल से आप राज कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार क्यों है गरीब, बिहार सबसे बेरोजगार क्यों है, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से क्यों है, बिहार में कोई कारखाना क्यों नहीं है, शिक्षा चिकित्सा में हम सबसे पीछे क्यों हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, किसानों की आय में हम सबसे पीछे क्यों हैं? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन ये अगर आपने विकास किया है तो सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है बिहार में? और 20 साल मौका पाने के बाद भी 11 साल केंद्र में बिहार वहीं का वहीं क्यों है? प्रधानमंत्री जी से हमने पूछा, आप तो एक चीनी का मिल नहीं चालू करा पाए, तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा का चीनी मिल चालू कराया, लेकिन आप तो फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, SEZ लगवाते हैं गुजरात में, आप इन्वेस्टर मीट कराते हैं गुजरात में, आप बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम्स, खेल के इवेंट्स आप कराते हैं गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री आप महाराष्ट्र से उठा के लगा देते हैं गुजरात में, शिक्षा चिकित्सा का बिहार का बजट आप खर्च कर देते हैं गुजरात में। तो बिहार को आपने क्या दिया? बिहार के लोगों ने वोट दिया, 30 MP लगातार, 39 MP पिछले बार दिया, तो बिहार को क्या मिल रहा है? तो वो कह रहे हैं बिहार में 20 साल में एक टेक्सटाइल पार्क इन्होंने नहीं दिया, बल्कि गिरिराज सिंह मंत्री हैं बिहार के कैबिनेट। वो तो छोड़िए, जो सरकारी जो स्कूल होता है, केंद्र स्कूल जो होता है, वो भी बिहार को नहीं मिला था। जब ये बात कहते हैं तेजस्वी यादव, तो बीजेपी कहती है कि भाई बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, बिजली है, बहुत कुछ बिहार में 20 साल में डेवलपमेंट हुआ। 15 साल में क्या हुआ? जब लालू यादव थे, आपकी माता राबड़ी देवी थी, तो तब भी 15 साल में नहीं हुआ। तो 15 साल की बात करते नहीं है, 20 साल में आपको एक बार कोई पेरिस और लंदन लालू जी को नहीं मिला था। और जो उस दौर में जो बिहार की स्थिति थी, सामाजिक न्याय उसकी ज़रूरत थी, जो भेदभाव, छुआछूत, वोट नहीं देने दिया जाता था। आप कह सकते हैं एक तावा पर रोटी जल रहा था, लालू जी ने उस रोटी को पलटने का काम किया, सामाजिक न्याय किया। लोग खटिया पे नहीं बैठ सकते थे, अपने हक
अधिकार को नहीं जानते थे, बोल नहीं पाते थे, लालू जी ने वो ताकत दी। लालू जी ने रेलवे के कारखाने के बाद से और कौन सा कारखाना मिला बताइए तो बिहार को? कोई कारखाना नहीं मिला। लालू जी ने भी जितना आज बजट बढ़ा है 9 गुना, 90 से 2005 तक भी 9 ही गुना बजट बढ़ा है। उसी रफ्तार से लालू जी ने काम किया। पटना का रेलवे स्टेशन हो, गांधी मैदान, वो गिरवी था लालू जी के समय। तो लालू जी ने तो सबके लिए काम किया, सामाजिक न्याय किया। और पहले आपको बता दें, अटल जी की सरकार भी थी, उस समय भी जो है कई बार जो है केंद्र में स्थिरता नहीं थी, स्थिर सरकार नहीं थी, तो उस हिसाब से हमको केंद्र से सहयोग नहीं मिलता था। अब तो 11 साल से इन लोगों की स्थिर सरकार है, केंद्र में क्या सपोर्ट मिल रहा है। लालू जी जब केंद्र में गए तो 1,56,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दिलवाया। बाढ़ में 1,000 करोड़ का जो कोसी में बाढ़ आई थी उसमें मदद जो है लालू जी ने दिलवाने का काम किया। रेलवे का 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। जितने कूली थे उनको परमानेंट लालू जी ने करने का काम किया। और हर बजट में रेलवे का किराया कम किया। गरीब रथ जैसी ट्रेनें लालू जी ने चलाने का काम किया। तो लालू जी ने जो काम किया वो तो किया, वो लोग जानते हैं। लेकिन आप देखिएगा अब तो ये बातें पुरानी हो गई। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए ना। अच्छा सुनिए, जैसे आपने कहा ना कि बातें पुरानी हो गई, लालू जी के 15 साल राज या राबड़ी देवी जो आपकी माता थी उनके 15 साल के राज, उस पर बहुत सवाल है, मैं आगे आऊँगा। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा अभी हो रहा है, चूंकि आपने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ा दावा या वादा किया आपने, जिस वादे या दावे को लेकर कह रहे हैं कि ये बिहार के लोगों के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। एकदम इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा सपनों का इतना बड़ा गुब्बारा जो जमीन पर कैसे आएगा। वो क्या है कि आपने कहा कि बिहार के हर परिवार में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, और सरकारी नौकरी आपने की जो 3.25 करोड़ परिवार है, 2,76,00,000। तो आपने कैलकुलेट किया है कि इसमें कितने, मतलब 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? जरा समझना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि आपने इसी को सबसे बड़ा एजेंडा बनाया है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और कभी भी कोई भी हमने जो घोषणाएं की है बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन के हमने नहीं की है। हमको भी लंबी राजनीति करनी है। तेजस्वी झूठे फूटे टूटे फूटे झूठे वादे नहीं करता है। जो कहता है वो किया हमने, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। हम लोगों ने एक्सपर्ट्स की राय ली है और ये निर्णय हम लोगों ने लिया है, और ये ड्यूएबल है। लोग चांद पे चले गए, उस समय भी लोगों को ये लगता होगा। आज एक बात कह रहे हैं तो ये एकदम इम्प्लीमेंट हो सकता है। पिछले बार भी जब हमने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो ये सरकार के लोग कहते थे, बड़े बड़े विद्वान पत्रकार कहते थे, या एक्सपर्ट्स कहते थे कहाँ से लाएगा। हमने करके दिखाया, हुआ। तब तो नीतीश कुमार भी कहते थे ये पिताजी के जेब से लाएंगे, जो भी कहते वही असंभव कहते थे। हाँ। तो संभव हुआ। उन्होंने भी नियुक्ति पत्र बांटी, हमने भी बांटी। और शिक्षा विभाग हमारा ही डिपार्टमेंट था, आरजेडी के कोटे में था। खैर ये अलग बात है। अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने एक सेकंड, उस समय कितनी नौकरी दी? 5 लाख नौकरियां, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन। और केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, अलग अलग विभागों से, गृह डिपार्टमेंट हो या अलग अलग डिपार्टमेंट हो, 17 महीने में। और प्रक्रियाधीन जो कराए, जो TRE 3, TRE 4 जो आ रहा है, उसी का पार्ट है, उसी पॉलिसी का पार्ट है जो हम लोगों ने बनाया था शिक्षा विभाग में। पब्लिक हेल्थ काडर 1.5 लाख नौकरियां स्वास्थ्य विभाग में, वो भी आने वाली थी। हम कैबिनेट भी लेके गए तो नीतीश जी ने फाइल रुकवाया कि अभी हो गया है शिक्षा वाला, अभी रुक जाइए। शायद उस समय बीजेपी से उनकी बातें शुरू हो गई होंगी, इसलिए कैबिनेट में वो फाइल रुकवा दिया गया। यानी स्वास्थ्य विभाग से पब्लिक हेल्थ कैडर कि हम लोग, आप पुराना वीडियो देखिएगा तो हमने कई बार इस बात को भी बोला है, हम लेकर के गए कैबिनेट। 1.5 लाख लोगों का भी तो स्वास्थ्य विभाग में और आना है। नर्सेस की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, स्टाफ्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, सब कुछ उसी में आ रहा था। नहीं, मैं ये सवाल एक बार और इसलिए पूछ रहा हूँ तो ये जैसे देखिए, 17 महीने में आप कह रहे हैं आपने 5 लाख नौकरियां दी,
अब उसका कोई अधिकृत डेटा है कि वाकई 5 लाख नौकरी रेगुलराइज हुई, संविदा वाले रेगुलराइज हुए, वो भी उसमें काउंट है, या फ्रेश नौकरी है, वैकेंसी भरी गई? 4.5 लाख नौकरियां तो नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। जो 2012 से जो वो कह रहे थे समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे थे, जो नियोजित शिक्षक थे, उसको भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया 4.5 लाख। नहीं, ये इसलिए ये सवाल डेटा पूछ रहा के हूं। ये तो है ही, तो फैक्ट है। ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर के 50 जो शॉर्ट्स और रील वायरल होते हैं जिसमें कहते हैं कि वो तेजस्वी यादव कहते हैं 5 लाख नौकरी दी, तो एक बार उसका डेटा निकाल दें, नंबर निकाल दें, ये गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है इससे हमको क्या लेना। प्रशांत किशोर कुछ कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 50 लाख दे दिए, लेकिन जो है वो हम बता रहे हैं, उससे हमको क्या लेना देना है। लेकिन आप देखिए, नौकरी पे चर्चा अगर हो भी रही है तो इसका श्रेय तो हमको दीजिएगा। सबसे पहली हाँ, बार ये लोग तो बात कर रहे हैं कि तो ठीक है, आपने जो 17 भी महीने है। में नौकरियां तो दी, पिछले चुनाव में आपने 2020 में 10 लाख नौकरी का एजेंडा आज बनाया। चर्चा तो हो रही है, आज कहीं भी कोई प्रदेश में चुनाव हो रहा हो तो आज नौकरी की बात हो रही है कि हम आएंगे तो इतना नौकरी देंगे। पहले तो 2020 से पहले ऐसा नहीं होता था। ये तो एक उपलब्धि है कि हमने कम से कम चर्चा जो हिंदू मुसलमान होता था, आज हमने एजेंडा जो है नौकरी और रोजगार पे ले आया है। आपने की कहा तेजस्वी जी कि जो बिहार के हर गरीब परिवार में एक सरकारी नौकरी का जो आपका वादा है वो डुएबल है, और आपने कहा कि आपने इस पर राय ली है एक्सपर्ट्स की ओर। ये अब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, मैं भी बिहार का हूँ, मैं भी दिमाग जोड़ता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है, तो इसका आंसर नहीं मिलता। हो सकता है आपके पास ये आंसर 2-3 दिनों में आपको भी क्लियर हो जाएगा। है। 2-3 दिनों में हम बिहार के सामने इसका ब्लूप्रिंट रखने वाले हैं। तो थोड़ा सा तो हिंट नहीं दीजिए। नहीं, तब वो हम सबके सामने रखेंगे तो वो सब कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे 2.25 करोड़ में अगर 2.5 करोड़ भी नौकरियां देंगे हर घर में, तो 2.5 करोड़ नौकरी वो हो सब जाएगी होने वाला, और फिजिबल- 30,000 के हिसाब और से यही देंगे, नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि वो 9 लाख करोड़ की सैलरी हो जाएगी सालाना। बिहार का बजट जो ही लोग 3,16,000 सोचते करोड़ है। हैं, हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। हम बताएंगे ना हम कैसे करेंगे, 2-3 दिनों में हम बताएंगे, और यही नहीं करेंगे। मैं तो इंटरव्यू करने आ जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा समझना तो आज ही चाहूंगा, खाली हाथ में कैसे जाऊंगा। नहीं नहीं, उस समय भी आप आइएगा तो उस समय अच्छे से समझिएगा ना, डिटेल में आप समझिएगा ना हर एक चीज़ जो है। अभी कागज पत्र सब लाना उतना वो नहीं है, लेकिन आपको हम इतना बता दें, सिर्फ यही नहीं, जितनी CMs हैं, जीविका दीदियाँ हैं, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उनको भी परमानेंट किया जाएगा। आपने कहा उनको भी 30,000 देंगे। हाँ, उनका मानदेय 30,000 किया जाएगा। हाँ। 5 लाख का बीमा भी कराया जाएगा। हाँ। और जो उन्होंने इंटरेस्ट जो मतलब जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी माफ़ करेंगे। और जो आउटसोर्सिंग पे जो लोग काम करते हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन सबको भी स्थायी हम लोग करने जा रहे हैं। और यही नहीं, जो त्रिस्तरीय जो पंचायत के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था और बीमा की व्यवस्था हम लोग जो है कराएंगे। तो ये सिर्फ हवाई घोषणा नहीं है, हमको भी लंबी राजनीति करना है। और हम मोदी जी जैसे नहीं हैं। 17 महीने मौका मिला तो जो हमने कहा था, मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, चाहे जाति आधारित गणना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे आपका IT पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, टूरिज़्म पॉलिसी हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, दवाओं को बढ़ाने की बात हो, 700 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की बात हो, या नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, उस 17 महीने में हमारी सरकार ने इस काम को हम लोगों ने किया है, नहीं, 17 महीने में आपने किया, इम्प्लीमेंट किया है। हाँ किया, और लोग बात भी करते हैं कि आपने नौकरियां दी और बड़ा एजेंडा बनाया। लेकिन 5 लाख अगर आप करें, 5 लाख नौकरी देना एक बात है, और 2,70,00,000 परिवारों के सदस्य में से एक को नौकरी देना, 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देना, ये दूसरी बात है। कितने अमीनों को, कितने CEO को, सब लोगों ने, हम लोग जितना पद खाली था, 2.5 लाख तो पद ही खाली था, रिक्त पदे थी। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे पहले की। हाँ, हम तो अब 2.5 लाख तो जो लोग रिकॉर्ड मांगते थे उसको तो हम लोगों ने ऐसे बढ़ा, और हम लोगों ने क्रिएट भी तो किया।
नहीं, हम तो आगे की बात कर रहे हैं। आप नौकरी की बात करें कि कैसे दीजिएगा, कैसे? हर इसलिए कि बिहार का देखिए 7.5 करोड़ बिहार का वोटर है, अब जो SIR उसके चलिए। मुताबिक, हाँ 7.5 करोड़ वोटर है। हम अगर 2.5 करोड़ को दे देंगे अंजुम जी, नौकरी, आप तो हर तीसरा आदमी अंजुम सरकारी जी, नौकरी में हो आपको जाएगा। क्या लगता है जब हम ये घोषणा करेंगे तो हमको नहीं लग रहा था कि लोग सवाल पूछेंगे कि कैसे देंगे? हाँ बिल्कुल लग रहा था। क्या हमको नहीं पता है? हमने रिपोर्ट नहीं देखी है कि बिहार में कौन से परिवार के पास कितनी नौकरी है, कौन प्राइवेट नौकरी में है। हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया ना, बिल्कुल। तो उसमें तो एक एक डिटेल्ड है कि कौन आपका ठेला चलाने वाला है, कौन भिखारी है, कौन भूमिहीन है, किसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, कौन प्राइवेट नौकरी में है। ये तो सारा हमारे पास है ही, सब कुछ हो सकता है फिजिबल है। और आपको हम बता दें कि केवल 10-10 बिल्डिंग के रख रखाव में 800 करोड़ रुपया खर्च होता है। अब ये सोचिए, 800 करोड़ रुपया किसी थर्ड पार्टी को आप आउटसोर्स करके केवल सफाई वफाई के लिए, सचिवालय हो गया, फलना हो गया, विशेषज्ञ, फिजूल खर्ची बहुत है सरकार में। आप जाके स्थिति भी तो देखिए, साफ सफाई भी नहीं है, आप बाथरूम नहीं जा सकते, और 800 करोड़ रुपए वहां खर्च हो रहा है। खैर, आई हैव माई मास्टर प्लान। वो सही है, लेकिन मुख्य सवाल को आप ढक कर रहे हैं। आप वही ना भाई, पैसा कहाँ से आएगा ना? दो चीज है। नहीं तेजस्वी जी, दो सवाल है। एक सवाल है कि 2.5 करोड़ एम्प्लॉयड लोग होने के लिए लोग कहां से आएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई की मेरिट का एक मिनिमम आधार होगा, वो कहां से आएंगे, और फिर पैसा कहां से। दो पार्ट है। वो सब 2-3 दिनों में आपको जो है क्लियर कर देंगे। अब जैसे देखिए, एक डेटा है कि बिहार में, आपके पास डेटा, मेरे पास भी डेटा है, कितने लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हाँ, कितने लोग पीजी आप समझ गए कि मैं हम सब समझ गए, कितने लोग मैट्रिक किए हुए हैं, कितने लोग इंटरमीडिएट किए हुए हैं, वो हम सब जान रहे हैं। हाँ, बिहार फिर भी मैं डेटा अभी मेरा प्लान मेरे मुंह से मत खोलो। नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूं, लेकिन ये आपके चैनल पे हम कह के जा रहे हैं, आप मेरे से लिखवा लीजिए, आई कैन राइट डाउन ऑल्सो। ये होकर के रहेगा। कागज एक लाओ, तेजस्वी जी लिख के देंगे, कागज कलम लाना, कागज कलम लाइए, हम साइन भी करके देंगे। हाँ। आपकी चिंता को हम दूर करेंगे, बिहार को चिंता मुक्त करेंगे, यानी सीएम बनाएंगे बिहार के 14 करोड़ लोगों को। 14 करोड़ लोगों को सीएम बनाएंगे, चिंता मुक्त। लेकिन वो डेटा मैं पढ़ देता हूं, वो पढ़िए मेरे पास के लिए, कि बिहार में 14.7% लोग मैट्रिक पास हैं, 7% से कम लोग 6.1% ग्रेजुएट हैं, 1% से कम यानी 0.82% लोग की मास्टर डिग्री है, और 22.6% लोग हैं स्टूडेंट हैं जो 1 से 5 कक्षा तक जिन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त किया। 14% लोग हैं, बच्चे हैं जो 6 से 8 तक पढ़ाई की। तो ये जो पढ़ाई की व्यवस्था है, इसमें इतने लोग ही नहीं हैं कि आप अगर 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दें या बेरोजगारों को नौकरी दें। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स की आप लोगों ने बात की। हाँ, नहीं, हम तो जब सरकारी नौकरी आती है तो उसमें बहुत तरह की चीजें होती नहीं, बट मैट्रिक तो होगा न्यूनतम। जब मैट्रिक पास ही 14%, 15% है, वो सब होगा। वो हम आपको सब जो है आंकड़ा आपको कुछ 2-3 दिनों के अंदर जो कहीं ऐसा नहीं कर देंगे 4वीं पास, 5वीं पास, 6ठी पास सबको हम नौकरी देंगे। वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। एक कागज लाइए तेजस्वी जी, चूंकि सबसे बड़ा वादा तेजस्वी जी का यही है कि हो गया, ठीक है, तेजस्वी जी का सबसे बड़ा वादा यही है कि बिहार में हर परिवार के एक को सरकारी नौकरी देंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर आदमी जानना चाह रहा है कि कैसे देंगे, कहां से देंगे, लोग कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएंगे। तो जवाब तेजस्वी जी लिख कर दे रहे हैं। ये तेजस्वी जी ने लिख कर दिया है कि पढ़ के सुना दूं? पढ़ दीजिए तेजस्वी, आप ही पढ़ दीजिए। नहीं, इसमें आप भी पढ़ सकते। हाँ। Whatever I have promised regarding government job, I promise that I will fulfill.
तो तेजस्वी जी ने लिख कर दिया कि मैंने जो भी प्रॉमिस किया है जॉब के बारे में उसको मैं फुलफिल अब करूंगा। दिखा भी दीजिएगा। हाँ, ये लिख कर दिया नहीं, ये हम अपने वीडियो में दिखाएंगे भी कि ये इन्होंने इसमें नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिखिए, पेन दीजिए, पेन छोड़ दीजिए यहीं पे आप। हाँ, ये तेजस्वी यादव जी ने लिख कर दे दिया आज की तारीख में, ये मैं रखता हूं। अच्छा, तारीख लिख दीजिए। आज की तारीख है 27 तारीख को लिख कर दे दिया कि जो भी मैंने प्रॉमिस किया उसको पूरा करेंगे। अब देखिए, इसका एक काउंटर ये है कि जो आपके विरोधी हैं बीजेपी वाले, वो कहते हैं जैसे मुहावरा है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्योंकि तेजस्वी जी को पता है कि उनकी सरकार आएगी नहीं, इसलिए वो इतना बड़ा वादा कर रहे हैं जिस वादे से उनको जितना भी चुनावी फायदा हो जाए, उसके बाद कौन पूछ रहा है। उनका क्या विजन है? अमित शाह जी ने तो कह दिया कि कोई कारखाना नहीं लगा सकते, फैक्ट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि भूमि की कमी है। इनके पास कोई विजन तो है नहीं अपना। हम तो पहले भी बताएं, इतने बड़े बड़े महान नेता लोग आ रहे हैं, क्या वो लोग बता रहे हैं कि इनका 5 साल का क्या प्लान है, कि बिहार को आगे कैसे ले जाएंगे? या इन्होंने 20 साल का हिसाब दिया है कि बिहार क्यों गरीब है, क्यों सबसे बेरोजगार है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में क्यों है? तो इसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं है, बताना चाहिए उनको। तो इन लोगों को काम करने से मतलब नहीं। अभी अजीत अंजुम जी, आप इंटरेस्टिंग थिंग देखिए, ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है छीनने की और कब्जा करने की लड़ाई है। 1500 आपके यूनिट इनकी कंपनियां जो हैं पहली बार सेंट्रली यहाँ आई है, यानी इनको पुलिस, बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं, बिहार मिलिट्री पुलिस पर भरोसा नहीं है, और ना ही यहाँ के नेताओं पर भरोसा है, ना ही किसी का नाम घोषित करती है। तो बिहार को बाहरी नहीं चलाएगा, बिहार को बिहारी चलाएगा। और जिस हिसाब से ये लोग युद्ध स्तर पर आए हुए हैं कि बस कब्जा करना है, चुनाव जीतना है, लेकिन एक बार भी बिहार की तरक्की कैसे होगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर सवाल पूछे जाते हैं बेरोजगारी को लेकर के, अच्छी शिक्षा चिकित्सा को लेकर के, या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख लीजिए। 70,000 हत्याएं तो 20 साल में हुई। ऐसा कोई दिन नहीं जहां मर्डर, रेप, लूट, बैंक लूट, रॉबरी ज्वेलरी शॉप से ना हो रही हो, किडनैपिंग ना हो रही हो। ये स्थिति बनी हुई है। उस पर भी आते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर और इसमें भाषण देकर गए, बेगूसराय में भी, और अमित शाह ने भी बक्सर में बहुत कुछ कहा। क्या कहा उस पर आते हैं, लेकिन एक दो सवाल इस पर और हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी लोगों की इसी पर है जो आपने घोषणा की है। जैसे आपने जीविका दीदी के लिए कह दिया कि जीविका दीदी जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं उनको हम 30,000 रुपया देंगे, मान दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, और उसके अलावा 5 लाख का बीमा बोला है शायद आपने, 5 लाख का बीमा, 5 लाख का, और बहुत सारी चीज़ें। लंबी लिस्ट है एक्चुअली, 2 पन्ना सिर्फ आपके वादों की है। तो ऐसा लग रहा है तेजस्वी जी वादों की झड़ी लगाने की एक रेस चल रही है, और रेस चल रही है क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत कुछ कर चुके हैं, महिलाओं को 10,000 ट्रांसफर कर दिए, बहुत कुछ, बिजली फ्री, दिस दैट। तो तेजस्वी यादव ने भी सोचा कि अब उससे आगे क्या कर सकते हो, तो उससे 2-4 कदम ने 1000 कदम आगे चले गए और इस तरह की योजनाएं कर दी। नहीं, देखिए, एकदम जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो हो सकता है, वही हमने कहा है, और ये होगा, हम करके दिखाएंगे। आज लोग सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे करोगे, लेकिन सवाल तो केवल हमसे ही पूछा जाता है। आप ही से पूछा जाएगा क्योंकि वादा आपने किया है, और लोगों से तो पूछा नहीं जाता कि 10,000 रुपया कहाँ से लाएं, पैसा कहाँ से भाई। 10,000 के लिए टोटल 12,000 करोड़ उन्होंने ट्रांसफर किया। 2 लाख रुपया और कहाँ से लाएंगे? हाँ, है ना, 10,000 ही नहीं है इसमें, हाँ, 2 लाख भी है, वो तो लोन होगा। हाँ, जो भी है, हाँ, कहाँ से करेंगे, नहीं करेंगे, जो भी बात। तो देखिए, और करेंगे भी कि नहीं, उनको नहीं करना, वो तो एक चुनाव के पहले हम उन्होंने बता रहे हैं, वो कहा, चुनावी रिश्वत है। उसके बाद और एलिजिबिलिटी बिहार की कहेंगे, उन जनता महिलाओं भी की जानती है। एलिजिबिलिटी नहीं है। हमको देखिए, केवल सरकार नहीं बनाना, बिहार बनाने का काम करना है। और जब तक आप पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी या रोजगार की व्यवस्था नहीं कराते, तब तक बिहार आगे बढ़ने वाला नहीं है।
आज की दौर की ये ज़रूरत है, आर्थिक न्याय आज की दौर की ज़रूरत है। और हमें बड़ा अजीब लगा कि देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि डेटा यूज़ करो, रील बनाओ, लेकिन नौकरी के बारे में वो एक शब्द नहीं कहते। ये नहीं कहते नौकरी देंगे, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनी तो 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। देखिए 20 साल हम लोगों ने भी देख लिया। हमारे जाने के बाद जब बीपीएससी TRE 3 TRE 4 नहीं कर पाए तो आपको लगता है वो कर पाएंगे? और नीतीश जी रहेंगे तब तो। नीतीश जी रहने वाले नहीं है। और आपको जितनी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन 2-3 दिनों के अंदर इसको पूरी करनी। ठीक है, मान लिया 1-2-3 दिन, चूंकि आपने लिख कर भी दे दिया तो हम इस फेस वैल्यू पर भरोसा करते हैं। फिर भी लोग चूंकि कहते हैं, इसलिए मैं इंटरव्यू देखेंगे वो भी उनके मन में सवाल होगा। लोग कहते हैं सिर्फ ये कहना तेजस्वी यादव जी के लिए बाकी रह गया कि बिहार की हर जनता को, हर आदमी को 2 BHK 3 BHK फ्लैट पटना और सुगना मोड़ में दे देंगे, बाकी सब कह चुके हैं। 2008 से लोग जांच ही कर रहा है। कई बार जांच हुआ, खत्म हुआ। नहीं, फ्लैट वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये वादों की बात कर रहा हूँ कि सबको, बिहार की पब्लिक को, हर आदमी को फ्लैट दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जो दे सकता है वो तो ज़रूर दे। हाँ, लेकिन हमारे पास योजना है, जो स्लम्स में जो लोग रहने वाले हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी आवास को लेकर के रोकने की एक व्यवस्था है। वो हम कहेंगे, जो हो सकता है वो कहेंगे। ऐसा थोड़ी है अब कि हम बोल देंगे चांद पे हम घर दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो हो सकता है वो हम क्यों नहीं कहेंगे? और कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, सबको नौकरी देना 2.5 करोड़ लोगों को चांद पे घर देने की तरह ही है या चांद तोड़ लाने की तरह है? ठीक है, तो अगर ऐसा लगता है तो ये भी लोग देखेंगे बिहार की धरती पर होते हुए। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि बिहार का बजट लगभग 3,17,000 करोड़ है। इसमें जब हम लोग अभी आएंगे, रेवेन्यू जनरेशन हम लोग कैसे करेंगे, जनरेट कैसे करेंगे, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। केवल जॉब देने के बारे में ही बात नहीं, बल्कि आय हम बिहार का कैसे बढ़ाएं, रेवेन्यू हम कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में भी हमारे पास योजनाएं हैं। वो भी कुछ दिनों के बाद हम बताएंगे। 2 बयान है, मैं इसलिए बताता हूं कि जैसे एक डिप्टी CM सम्राट चौधरी का बयान है कि लालू यादव के राज में 94,000 सरकारी जॉब मिला, नीतीश कुमार के कार्यकाल में 20 साल में 18 लाख नौकरियां मिली, और बिहार में नौकरी ही 25-26 लाख है केंद्र और राज्य मिला के। प्रशांत किशोर कहते हैं कि या तो तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी जी मूर्ख हैं या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का जो आंकड़ा दे रहे हैं, पहले वो अपने ही आंकड़ा ठीक कर ले कि कहाँ से पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक कहाँ से किया, कितनी बार किया है। पहले वो अपना आंकड़ा तो ठीक कर ले, बाद में जो है लोगों को आंकड़ा अपना देते रहेंगे। अब आते हैं हम वापस, चूंकि आपने प्रधानमंत्री और अमित शाह का जिक्र किया, उनका प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी रैलियां अब होगी, हर रैली में टारगेट पर तेजस्वी यादव होंगे और होने भी लगे। जैसे अभी उन्होंने जो 3 दिन पहले जो उनका भाषण हुआ, उसमें 2 जगह उन्होंने भाषण में 35 बार प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज का जिक्र किया। तो आने वाले चुनावी रैलियां में, जो भी रैलियां, रोड शो, अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री का रोड शो भी होने वाला है पटना में भी, तो पूरा टारगेट पर आप और आपके माता पिता बहुत का अच्छा राज है, बहुत अच्छा है। जहाँ चुनाव होता है वहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात, आना चाहिए। और इतना समय दे रहे हैं चुनाव में, जैसे लग रहा है कि देश में और कहीं कोई मसला ही नहीं है। चाहे पूरा कैबिनेट उनका हो, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हों, सब बिहार में, देश में अभी लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई काम ही नहीं है, इसलिए यहाँ आए हुए। ठीक है, आए, अपनी बात को रखें, प्रचार करें, लेकिन इसके अलावा और आता क्या है मोदी जी को? चुनाव में या तो रहेंगे या तो विदेश में रहेंगे। और क्या किया इन्होंने देश के लिए? देश का भट्ठा बैठा दिया। ये बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल में कितना आगे चला गया, नंबर 1 चला गया। क्यों नहीं? बिहार, यूनाइटेड बंगाल का पार्ट बिहार भी था, बांग्लादेश भी था। क्या कमी है बिहार में और बांग्लादेश में? यहाँ टेक्सटाइल हब क्यों नहीं बना सकते थे प्रधानमंत्री?
तो जैसे आप कह रहे हैं कि बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि 20 साल में जो उद्योग लगने चाहिए थे बिहार में, इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर होने चाहिए तो नहीं हुए, और वो सब हमने देखा है। लेकिन सवाल ये उठता है, जैसे आप भी अभी किशनगंज में थे, आपने किशनगंज में बहुत सारी बातें की, वहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की बातें की, किशनगंज में वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की बात की। हमने बातें की हैं कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है गठन किया जाएगा, और क्योंकि सीमांचल जो है बिहार में सबसे गरीब इलाका है और पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है बिहार, तो जब तक सीमांचल विकसित नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये अभी क्यों करना पड़ रहा है? ये आप पे भी आरोप लगेगा ना कि अब चुनाव के ठीक पहले आप सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, चूंकि उस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन है, वोट का भी सवाल है, इसलिए इस वक्त आप बात कर रहे हैं। अभी आप कर रहे हैं सीमांचल में या वहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना देंगे, सुपर स्पेशलिटी। तो जहाँ नहीं हुआ है वहाँ करना पड़ेगा ना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करना पड़ेगा, और क्यों नहीं करना है? और ये काम करने के बाद भी और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कोई ऐसा थोड़ी कि एक बार ये काम कर देने के बाद फिर घर बैठ जाएंगे, उसके बाद कोई विवाद या प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। हो सकता है आएगा, उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। वो इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल पुलिया है, रोड है, बाढ़ के कारण काफ़ी जो है कठिनाइयाँ होती हैं। और जो कोसी का जो आता है वो अलग अलग, कभी इस रूट से आया, कभी जो है अलग धारा से आया, तो उसके वजह से जो है प्रॉब्लम होते हैं वहाँ। तो इसके लिए जो जल जमाव की जो स्थिति है, उसके लिए भी आपको मास्टर ड्रेनेज प्लान जो है बनाने की ज़रूरत है। तो होने के लिए तो हो ही सकता है ना। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल बहुत चीज़ें बदल गई जो पहले नहीं था। आज एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले लैंडलाइन हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें जो हैं परिवर्तन हुआ है, कई चीज़ें टेक्नोलॉजी का भी हमको अब इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर एक चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे नेदरलैंड सी है, अब जो देश जो है वो सी लेवल से नीचे है, वहाँ जाकर के अगर आप ड्रेनेज की व्यवस्था देखें, इरिगेशन की व्यवस्था देखें, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? एकदम किया जा सकता है। तो ये फिर आपको को ऐसे सवाल पूछे जाएंगे या जाते हैं चुनाव में, या विपक्षी पार्टियां यही कहती हैं कि भाई 90 से लेकर 2005 तक ये सब क्यों नहीं हुआ? उस समय टेक्नोलॉजी नहीं ना था, बहुत चीज़ें नहीं थी, और उस समय का दौर की मांग, पहले तो वोट ही नहीं देने दिया जाता था। पहले उसको ठीक करोगे कि क्या ठीक करोगे? रोड बना के भी क्या फ़ायदा, कि जब तक ज़रूरत लोगों गरीबों तक जो है वो गाड़ी खरीदने लायक ना हो। तो पहले तो वोट ही नहीं देने दिया जाता था, कुआं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, छुआछूत भेदभाव था, तो उसकी लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं कि उस समय रोड नहीं बने, उस समय भी पुल पुलिये बने, हाँ, लेकिन उस समय का बजट उस हिसाब का नहीं था। अब देश का पहला बजट अगर आप देखें तो कितना का था, तो धीरे धीरे बजट का आंकड़ा भी बढ़ा है, समय के हिसाब से होता है तेजी। लेकिन कई काम है जो ही आज भी जो 2005 से पहले वाले जितने मेडिकल कॉलेज है, लोग वहीं इलाज करा रहे हैं। नीतीश जी के नए मेडिकल कॉलेज में 2005 के बाद से कोई इलाज नहीं करा रहा। आज भी वही पुराने जो यूनिवर्सिटीज़ थे 2005 से पहले के, लोग वहीं पढ़ रहे हैं। इनके बनाए हुए नए यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पढ़ रहा। तो ये भी तो आप देखिएगा। ठीक है, उस समय आप लोन नहीं ले सकते थे, आज रोड बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन उस समय आप जाइका से, वर्ल्ड बैंक से, स्टेट डायरेक्टली लोन नहीं ले सकता था। ये तब हुआ मनमोहन जी के सरकार में, लालू जी जब उस समय सरकार में थे, तब ये हुआ कि भाई अब जो है लोन आप जो है डायरेक्टली स्टेट भी ले सकती है। पहले लोन लेना हो तो आपको केंद्र सरकार के ज़रिए जाना पड़ता था। तो ये हुआ कि आप जाइका से, एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से आप डायरेक्टली लोन ले रहे हैं, लोग स्टेट ले रहा है। और आज अगर आप देखिए कितना लोन, कितना कर्ज हर बिहारी पे है, तो वो भी आंकड़ा है हमारे पास, हम भी दिलवा देंगे। तो उस हिसाब से पर कैपिटा इनकम में बिहार ऐसे ही सबसे नीचे है, 65,000 कर्ज अलग है। हाँ, वो सब दिक्कतें हैं। तो पहले ये पॉलिसी नहीं थी,
कि भाई स्टेट जो है कर्ज लिया, लोन बना लिया, जो बजट में ही करना पड़ता था। उस समय केंद्र सरकार भी भेदभाव करती थी, स्टेबिलिटी नहीं थी केंद्र सरकार में, तो उस हिसाब से जो काम, जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, हो सकता है नहीं हुआ। लेकिन रेल मंत्री बनने के बाद जहां आज रेलवे का अगर आरओबी भी बनाना हो तो 50% शेयर स्टेट को देना पड़ता है और 50% सेंट्रल को। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो बिहार के लिए 100% रेलवे देखता था, बिहार को एक पैसा नहीं देना पड़ता था। तो लालू जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन लालू जी जब सरकार में आने लगे तो स्टेट को, जब थे तो कुछ नहीं मिलता था, सौतेला व्यवहार होता था। उस समय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री, जितना मनरेगा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोडें बिहार को भी नहीं, आज तक आप आंकड़ा उठा लीजिएगा, बिहार को इतनी रोडें नहीं मिली। लेकिन आज तो हाईवे और 4 लेन 6 लेन पूरा बन गया ना। राघोपुर जो आपकी विधानसभा है वहां भी अब 6 लेन से दनाक से जाके जेपी अटल पथ होते हुए 20 मिनट में पहुंच वो जाते हैं। हमारा ही कराया हुआ है राघोपुर वाला। लेकिन डबल इंजन की एल सरकार और की, देव मोदी की देव जो कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी, उसने बनाया है। इसमें 3000 करोड़ का एडीबी का लोन है, 2000 करोड़ जो है स्टेट अपने शेयर से दिया है। ये हमको पता, लोन पे बना ना, तो पहले तो लोन नहीं ले सकते थे ना। आपको जाना है, इसलिए 2-3 सवाल अब, चूंकि आप पे एक लगता है ना, एक बहुत बड़ा एक बैगेज तेजस्वी जी आप पर जंगल राज का वो ठप्पा है जो आपके पिता लालू प्रसाद यादव जी, आपकी माता राबड़ी देवी जी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, और वो बैगेज, वो ठप्पा आपसे हट नहीं पाता है। वो आपकी बहुत बड़ी मुसीबत हर चुनाव में। तेजस्वी के स्वभाव को सब लोग जानते हैं। 17 महीने और 18 महीने 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। एक बात मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बिहार के लोगों को, कि क्राइम से समझौता, लॉ एंड ऑर्डर से समझौता तेजस्वी बिल्कुल नहीं करेगा। तेजस्वी की शैडो, ये परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी सज़ा मिलेगी। इससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर बिहार में इंडस्ट्री लाना है तो लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लाना है तो आपको एनर्जी और लॉ एंड ऑर्डर, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। और ये, इसको अगर कोई बाधित अगर करेगा, चाहे अपना हो या बेगाना हो या पढ़ाया हो, उसको सज़ा होगी। तो जो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में जो लगातार टारगेट किया जाएगा, जो अभी अमित शाह कह गए, मोदी जी कह गए कि रंगदारी, फिरौती, डकैती, हत्या, इन सब के लिए जिम्मेदार वो सरकार थी और उसी तरह की सरकार आई, ये इस डर से जनता को निकालेंगे या निकाल पा रहे हैं, ये लगता है आपको? बिहार के लोगों से जाके पूछिए कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है आज के दिनों, कहीं कोई सुनवाई या कार्रवाई हो रही है? अपराध एनसीआरबी का आंकड़ा निकाले 2023 का, जो लेटेस्ट अपडेटेड जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, टॉप 5 स्टेट बीजेपी रूल्ड स्टेट जहां क्राइम सबसे ज्यादा है, टॉप 2 स्टेट यूपी एंड बिहार। यानी हो रहे अपराध, तभी टॉप 2 में है ना बिहार। तो आप आंकड़ों पे जाइएगा ना कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उस पर नहीं ना, सबूत है, आंकड़ा है, उस पर बहस होनी चाहिए, ना कि प्रोपागेंडा पे या उस पे। एक अभी किशनगंज में आपने कहा सभा में तेजस्वी जी कि अगर आपकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। हम लोग लागू नहीं होने देंगे इसको किसी भी कैसे? कीमत तो पे। संसद से पारित है, सुप्रीम हम लोग कोर्ट का लागू नहीं एंडोर्समेंट है, होने- कैसे? बंगाल में भी ममता जी ने अनाउंस किया। हम लोग भी कह रहे हैं कि अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। खैर अभी मामला तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस तरह से कहें तो इंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, चीज़ें आई हैं, लेकिन इस चीज़ को हमारा स्टेट है, हमारा अपना राइट है, और इस चीज़ को हम लोग, मशीनरी हमारा है, हम इस चीज़ को लागू नहीं होने देंगे। एक आपके एमएलसी ने वहाँ कह दिया, कारी शुएब है, उन्होंने कहा कि जितने भी कानून हैं ऐसे सबको फेंक देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे अगर तेजस्वी जी की सरकार बनी। तो इसको बीजेपी कह रही कि वे संसद से पारित कानून को ऐसे कूड़े में फेंकने की बात तेजस्वी यादव या उनके लोग कैसे कह सकते हैं? ये राज्य सरकार की हैसियत से बाहर की बात है। नहीं, हमारे सरकार अपने बनी तो राइट है, स्टेट का अपना राइट है। हम लोग किसी भी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल कि आपको जाना है, और सवाल तो मेरे पास बहुत है। महिला वोटर, बिहार के लिए महिला वोटर बहुत मायने रखती हैं। आप जानते हैं बिहार में लगभग 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ महिलाएं हैं वोटर। महिला वोटर ही नीतीश कुमार की ताकत है।
चाहे 2005 में 10 में साइकिल योजना से लेकर और अभी जो भी महिलाओं को ट्रांसफर किया, वो महिला वोटर तेजस्वी यादव की तरफ झुकें, इसके लिए आपको लगता है वो जीविका दीदी और ये सब जो किया इससे हो जाएगा? क्योंकि चाबी जो है, सत्ता की चाबी महिलाओं के पास है और वहां बहुत सारा सुरक्षा असुरक्षा लॉ एंड नीतीश ऑर्डर, कुमार ये जी बात ने बीजेपी गरीब उन को तक गरीबी बना करके रखा है। वो नहीं चाहते कि गरीब जो है आगे बढ़े। राशन के नाम पर 10-10 हज़ार के नाम पर ठगना, शोषण करना, यही चाहते हैं। हम चाहते हैं महिला अपने पैर पे खड़ी हो, उनको भी नौकरियां मिले, रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर भविष्य बने, आर्थिक न्याय जो है उनके साथ हो इस महंगाई के दौर में। ये हमारी कामना है और इन दिनों महिलाओं का भी काफ़ी समर्थन हम लोगों को मिला। पिछले बार भी मात्र 12,000 का ही डिफरेंस था हार और जीत का, सरकार बनाना ना बनाने का। इस बार हम लोगों ने ज़मीन पे काम किया है, कई महिलाओं से इंटरेक्ट किया है। अब जैसे सीएम दीदियाँ हैं या जीविका दीदियाँ हैं, उनकी अपनी समस्या है। कई बार उधार ले लेती है, वो पे नहीं कर पाती इंटरेस्ट सूद समेत, तो वो अलग समस्या है, कोई मदद नहीं मिल पाती। तो इस तरह की अलग अलग ममता अलग हैं, उनकी समस्या अलग है। मानदेय कुछ नहीं मिलता जितना मेहनत करती है, आशा वर्कर जो है उतना मानदेय नहीं मिलता जितना करती है। दिन रात सरकार उनका शोषण करती है, प्रताड़ित करती है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जो है काम करवाया जाता है, उनको फील्ड में भेजा जाता है, लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। तो इस चीज़ों को हम लोगों ने समझा है और उसलिए अलग अलग योजनाएं महिलाओं के लिए हम लोग ला रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार महिला जो आदि शक्ति है, इस बार महागठबंधन के पक्ष में बोल। आप बार बार जब बोलते हैं 2020 का, तो आप 12,000 वोट के मार्जिन से सत्ता से बाहर हुए इसका जिक्र करते। 12,000 ही है ना? 12,000। तो जब वो बाई इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा हो गए थे। हाँ, जब वो जिक्र करते हैं तो उसमें सीमांचल का इलाका बहुत मायने रखता है, जहां एमआईएम को 5 सीटें मिल गई, 7-10 सीटें आपकी खराब भी हो गई। इस बार क्या ओवैसी फैक्टर फिर से तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल और मुसीबत बने? ओनली महागठबंधन, कहीं कुछ नहीं चलने वाला है, कहीं कुछ नहीं चलने वाला, ओनली महागठबंधन। अब आखिरी जाते जाते, आपके भ्राता बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ से उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के, और उनके सामने आपकी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, और आप जहां राघोपुर से उम्मीदवार हैं वहां उनके उम्मीदवार हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? जनता मालिक है, लेट द पीपल डिसाइड। तो भाई भी बट गए, बहन भी बट गए, बट मीसा भारती आपके साथ हैं और रोहिणी आचार्य उनके साथ हैं। अच्छा, खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता कोई बदल थोड़ी सकता है। भाई है तो है, तो इसमें कहाँ दो रहा है। लेकिन ये चुनाव है, इलेक्शन है, और इसमें पीपल जो जनता है वो मालिक है, उनको चुनाव करने दीजिए कि किनका वो चुनाव करते हैं। भला बेहतर जनता जानती है उनका किस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल और बार बार तेजस्वी जी को जाना भी है, तो बहुत बहुत इंटरव्यू बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी। शुक्रिया। लेकिन चुनाव के बीच में जब ये जोर पकड़ेगा, तो अभी मैं वादा लेता हूं, जब आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में जो आप योजनाएं हैं उसके बारे में आप जानकारी देंगे पब्लिक को, तो चुनाव की जब रफ्तार पकड़ेगी और कैंपेन में रहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे 5, 7, 8 दिन में पहले दौर के पहले फिर से एक बार बात करें। शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।